हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रबल ओमन एंड वेलकम बैक टू कैपर्स अकेडमी। आज हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट में सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं मार्केट क्या होती है। मार्केट का मीन हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि मार्केट एक प्लेस होती है जहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स एंड नंबर ऑफ सेलर्स आपस में मीट करते हैं और सेलर बायर्स के साथ अपने गुड्स को, अपने प्रोडक्ट को एक्सचेंज करता है मनी के अगेंस्ट में। ठीक है, पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। होता क्या है, मार्केट एक मैकेनिज्म है, एक अरेंजमेंट है जहाँ पर बायर और सेलर आपस में मीट करते हैं। एक मैकेनिज्म है जहाँ पर बायर एंड सेलर आपस में मीट करते हैं और डील करते हैं अपने प्रोडक्ट को लेकर, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेकर के प्राइस के ऊपर डील करते हैं, उसकी क्वांटिटी के ऊपर डील करते हैं। ये होता है एक्चुअली में मार्केट। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट क्या होता है? फॉर्म्स ऑफ मार्केट का मतलब है कि एक मार्केट के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, कई तरीके की मार्केट्स होती हैं। जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, ओलिगोपोली हो गया, मोनोपोली हो गया, हम लोग ये अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो उन जो ये मार्केट्स हैं उनके अपने-अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम जोड़ लेते हैं तो एक टाइप की मार्केट बनती है। मीन्स जब ये सपोज़ करिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मार्केट को लेकर, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर सैटिस्फाई कर रहे हैं तो वो उस तरह की मार्केट कहलाती है। एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं परफेक्ट कंपटीशन तरह की मार्केट है, जिसमें क्या नाम है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। उसमें जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है। तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग जब आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं तो हम ये बता पाते हैं कि ये किस तरीके की मार्केट है। तो फॉर्म्स ऑफ मार्केट कई तरीके की होती है ना? तो मार्केट स्ट्रक्चर रिफर्स टू द टाइप ऑफ मार्केट। टाइप ऑफ मार्केट मतलब ओलिगोपोली है कि परफेक्ट कंपटीशन है कि मोनोपोली है, इन विच प्रोड्यूसर्स एंड फर्म्स ऑपरेट। और उस मार्केट में एक प्रोड्यूसर या फर्म ऑपरेट कर रहा होता है। मार्केट में हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है उसमें ये हमें पता चलता है कि मार्केट में कंपटीशन कैसा है, उसमें कितना इंटेंस कंपटीशन है, कम है कि ज़्यादा है। द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर्स रिफर्स टू द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल फर्म हैव द पावर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मीन्स कि मार्केट में एक प्राइस को चेंज करने के कितनी इन्फ्लुएंस कर सकता है प्राइस को। मार्केट एक प्रोडक्ट के प्राइस को कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है, वो कर भी सकता है कि नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर। अब मार्केट फॉर्म्स को डिटरमाइन करने के कई सारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे एक मार्केट में नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स कितने हैं, एक मार्केट में नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कैसा है, वो प्रोडक्ट होमोजीनियस है कि हेट्रोजीनियस है। मार्केट में नॉलेज कैसी है, नॉलेज मतलब एक बायर को, एक सेलर को, एक कंज्यूमर को एक मार्केट में क्या नाम है अबाउट द प्रोडक्ट नॉलेज है कि भी नहीं है। अगर नॉलेज है तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो सकता है, नॉलेज नहीं है तो वो किसी और तरीके की मार्केट हो सकती है। फिर फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द फर्म, क्या उस मार्केट में एक नई इंडस्ट्री एंटर कर सकती है इजीली कि नहीं कर सकती है, ये पता चलता है। और डिग्री ऑफ प्राइस इन्फ्लुएंस, कि प्राइस कितना इन्फ्लुएंस कर सकती है। प्राइस इन्फ्लुएंस कोई एक मार्केट कर भी सकती है कि नहीं कर सकती है और कितना कर सकती है। एक इंडिविजुअल फर्म किसी प्राइस को लेकर उसके अंदर पावर है कि नहीं कि वो चेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है। पूरी मार्केट ही मिलके चेंज कर पाएगी। तो ये उसके फैक्टर्स होते हैं। अब मार्केट हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया कि टाइप्स ऑफ मार्केट। तो जो मार्केट के स्ट्रक्चर है, मार्केट के जो टाइप्स हैं, क्लासिफिकेशन है, वो ये हैं। क्या? एक मार्केट होती है परफेक्ट कंपटीशन, एक होती है मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होती है, ओलिगोपोली होती है और मोनोपोसोनी होती है। हम एक-एक मार्केट स्ट्रक्चर को उठाएँगे और उसको समझेंगे। पहली है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का क्या मतलब है? परफेक्ट कंपटीशन इज़ अ मार्केट वेयर नंबर ऑफ सेलर एंड बायर आर लार्ज। जहाँ पर सेलर और बायर लार्ज नंबर के होते हैं, जहाँ पर जो प्रोडक्ट होता है वो होमोजीनियस होता है और वहाँ पर जो प्राइस जो होता है वो पूरी मार्केट मिल के तय करती है कि क्या प्राइस होगा। कोई एक इंडिविजुअल फर्म या प्रोड्यूसर किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड नहीं कर सकता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, परफेक्ट कंपटीशन इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूसिंग अ होमोजेनियस प्रोडक्ट सो दैट नो इंडिविजुअल फर्म कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसमें फीचर्स क्या है इसके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स भी होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स भी होते हैं।
होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं, अपनी क्या नाम है साइज़ को लेकर, कलर को लेके, कॉम्बिनेशन को लेके। जैसे वेजिटेबल इंडस्ट्री में आलू एक ही जैसा होता है, उसमें आप डिफरेंशिएट ज़्यादा नहीं कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट, मतलब यहाँ इस मार्केट में कोई भी प्रोड्यूसर या फर्म एंटर कर सकता है ईज़िली, और जिसकी इच्छा नहीं है वो एग्ज़िट भी कर सकता है। किसी के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्ज़िट से। मतलब आप जब एंट्री कर सकते हैं आसानी से और एग्ज़िट कर सकते हैं, इसका ये मतलब है आप अपने रिसोर्सेज़, अपना फाइनेंस, अपनी चीज़ें इसमें आसानी से ला सकते हैं और इससे आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज। इसमें जो नॉलेज होती है मार्केट पर, इस मार्केट में प्रोड्यूसर को, मतलब फर्म्स को, बायर्स को, सेलर्स को, ओनर्स को, सबको प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, उसकी प्राइस को लेकर, उसकी क्वालिटी को लेकर। इसमें कोई भी संदेह नहीं होता है कि कोई नॉलेज ना हो। फिर इसके बाद आता है एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पर ये माना जाता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन में कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो नहीं लगती है। उसके बाद आता है मोनोपोली। मोनोपोली में जो नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं वो एक होता है और पर बायर बहुत सारे होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अपने यहाँ की रेलवे। इंडियन रेलवे में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही सिर्फ रेलवे ओन करती है और उसको अ, हम लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच there exists only a single seller of a product who is the sole producer of the product which has no close substitute। और उनका कोई अपना पास में कोई क्लोज सब्सिट्यूट भी नहीं होता है। रेलवे का हम लोग को पता है कि कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसके फीचर्स क्या होते हैं, सेलर जो होता है वो सिंगल होता है। रिस्ट्रिक्शन होते हैं कि कोई और जल्दी से एंटर नहीं कर सकता है। वो ड्यूटी लीगल कारण से हो सकता है कि एंटर ना कर पा रहा, और या जो फर्म्स हैं या जो प्रोड्यूसर है उसने खुद ही ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, खुद ही ऐसी एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है कि कोई एंटर ना कर पाए। तो इसके बाद नो क्लोज सब्सिट्यूट, का कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता है तो इसी के जैसा आपको सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर पाए। क्लोज एंट्री, एंट्री बिल्कुल क्लोज होती है। नया बंदा, एक नया प्रोड्यूसर, एक नया फर्म एंटर नहीं कर सकता है। ये प्राइस मेकर होते हैं। प्राइस मेकर मतलब ये प्राइस डिसाइड करते हैं। जैसे रेलवे हमारे से क्या चार्ज करना है, कितना चार्ज करना है, ये रेलवे खुद डिसाइड करती है कि एक पैसेंजर से हमें कितना प्राइस चार्ज करना है, और इसीलिए जब वो जो जितना प्राइस चार्ज करती है उस हिसाब से हमें फैसिलिटीज़ भी नहीं देती है। पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का क्या मतलब है? इसका ये मीन है कि एक ही प्रोडक्ट के को ये जो फर्म है अपने किसी को एक्स को दे रहा है 500 का और किसी को दे रहा है 400 का। मतलब एक ही प्रोडक्ट को, एक क्या नाम है, 2 इंसानों को अलग-अलग फर्म्स को या अलग-अलग इंडिविजुअल्स को क्या नाम है, अलग-अलग प्राइस में दे रहे हैं। मोनोपोलिस्टिक में नंबर ऑफ जो बायर एंड सेलर होते हैं वो लार्ज होते हैं, पर इसमें जो सेलर होता है वो अपने प्रोडक्ट को कुछ डिफरेंशिएट करता है, डिफरेंशिएट करके बेचता है। मीन्स यहाँ पर आपको सबसे अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं रेस्टोरेंट का। यहाँ पर हर रेस्टोरेंट का जो प्रोडक्ट होते हैं, आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ तो आपको पनीर, 5 रेस्टोरेंट में जाओगे, पाँचों में पनीर की सब्ज़ी मिलेगी। पर उनकी कुछ क्वालिटी, कुछ टेस्ट अलग-अलग होता है, और अपने टेस्ट, अपने अपने अच्छे व्यवहार के कारण वो अपने आप प्राइस अलग-अलग चार्ज करते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ sellers of a particular product, with each seller selling somewhat differentiated but closed substitute to the product sold by other sellers। ठीक है, इसका एग्जांपल है रेस्टोरेंट एंड क्लॉथिंग। क्लॉथिंग में भी क्या नाम है, आप देख सकते हो कि रेमंड का क्लॉथ आता है, जगह विमल का भी क्लॉथ आता है। दोनों में है तो क्लोज सब्स्टिट्यूट, पर कुछ डिफरेंशिएटेड है। रेमंड का क्लॉथ थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है तो उनका प्राइस भी कुछ थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएटेड होता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्वालिटी हो सकती है एक प्रोडक्ट में। हर फर्म अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिफरेंशिएट करके देता है अपने कंज्यूमर्स को। फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट, इस इंडस्ट्री में आप आसानी से आ सकते हो, कोई भी फर्म आसानी से इस इंडस्ट्री के अंदर आ सकती है और आसानी से निकल सकती है।
यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। नॉन प्राइस कंपटीशन, देखिए नॉर्मली तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होता है उसमें प्राइस कटिंग चलती है, पर प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंशिएट होता है, इसलिए वो अपने प्राइस को कुछ बढ़ा के ज़्यादा नहीं कुछ बढ़ा के चार्ज कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है इम्परफेक्ट नॉलेज, इसमें प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर को पूरी जानकारी हो सकता है ना हो, ठीक है। और इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी, इसका क्या मतलब है, प्राइस पॉलिसी जो है वो इंडिपेंडेंट है। एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ और रखता है और एक फर्म अपने प्रोडक्ट का प्राइस कुछ दूसरा रखता है। क्यों? क्योंकि अपने अपने फीचर्स के साथ वो अपने अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स के सामने पेश कर रहे होते हैं। उसके बाद आता है ओलिगोपोली। ओलिगोपोली इट इज दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर फ्यू फर्म सेलर सेलिंग अ प्रोडक्ट सो दैट देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग देम। ऐसे नहीं समझ में आएगा। आप ये समझो कि एक इंडस्ट्री है जहाँ पर नंबर ऑफ जो सेलर्स हैं वो कम हैं और उनके बाद मार्केट जो है बहुत बड़ी है। इसीलिए बड़ी है क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ जो सेलर्स है वो कम है। वो हो सकता है नंबर ऑफ फर्म्स या सेलर्स जो हैं वो 2 से लेकर 10 तक या 15 तक हों, 2 से लेकर 10 तक। जैसे आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक में देख सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो कम है, जैसे कोक, पेप्सी, थम्स अप। नॉर्मली हम लोग यही 3 नाम सुनते हैं। तो इन नंबर ऑफ फर्म्स कम है और इनके पास जो मार्केट है का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये आपस में बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन के साथ काम करती है। अब हम लोग पढ़ते हैं, इट इज़ दैट फॉर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर आर अ फ्यू फर्म्स सेलिंग अ प्रोडक्ट सो दैट देयर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन अमंग देम। मतलब बहुत गहरा कॉम्पिटिशन होता है आपस में, जैसे ऑटोमोबाइल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है। अब इसके कुछ फीचर्स देखते हैं। इंटेंस कॉम्पिटिशन मतलब बहुत खतरनाक कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है इनके। इंडिपेंडेंस, ये लोग इंडिपेंडेंस नहीं होगा, ये इंटरडिपेंडेंस होगा। इंटरडिपेंडेंस का क्या मतलब होता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस का ये मतलब है कि हर फर्म एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है। कि अगर कोक ने मान लीजिए अपने प्राइस डाउन करे तो पेप्सी और थम्स अप के लिए ये एक दिक्कत की बात है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट अब आगे बिक नहीं पाएगा अगर वो भी प्राइस डाउन नहीं करते हैं। तो एक फर्म दूसरे फर्म के ऊपर इंटरडिपेंडेंस होती है। अब उसके बाद है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। नेचर ऑफ द जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादातर होमोजीनियस होता है और हो सकता है कभी कभार डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो। होमोजीनियस भी हो सकता है और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट भी हो, जैसे इंडियन गैस और भारत गैस। आप ये देखो, ये दोनों जो कंपनीज हैं का जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है, पर कुछ ऐसे भी क्या नाम एग्जांपल्स होते हैं जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट करके बेच रहे हों। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेलिंग कॉस्ट। इम्पॉर्ट यहाँ पर सेलिंग कॉस्ट ज़रूर लगती है। सेलिंग कॉस्ट मतलब आप कोक, पेप्सी और थम्स अप, ये कंपनीज हैं और इन 3 कंपनियों को का मार्केट शेयर भी बहुत बड़ा है। आपस में इसका कॉम्पिटिशन बहुत इंटेंस है। तो ये ऐड पे, सेलिंग पर बहुत खर्चा करते हैं। एडवर्टीज़मेंट के लिए बहुत बड़े-बड़े खर्चे करते हैं। अगर ये लोग ऐसा खर्चा ना करें, एक दूसरा राइवली जो है जो ये दूसरा कॉम्पिटिटर है, वो क्या नाम है, दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर जाएगा। बैरियर टू एंट्री। अब बैरियर टू एंट्री इसलिए, अगर इसमें बैरियर नहीं रहेगा तो जो इसका फीचर है ओलिगोपॉली का कि इसमें नंबर ऑफ सेलर्स कम होते हैं, लिमिटेड होते हैं, तो वो फीचर हट जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही नंबर ऑफ सेलर्स या नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स या फर्म्स बढ़ेंगी, वैसे ही क्या नाम है ओलिगो कंपटीशन स्ट्रक्चर जो है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स खो देगा, इसलिए वहाँ पर बैरियर टू एंट्री रहती है। मोनोपोसोनी, मोनोपोसोनी के लिए आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर सेलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बायर की बात हो रही है। यहाँ पर सिंगल बायर होता है और जो सेलर होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मतलब बाय करने वाला एक आदमी होता है और सेलर कई सारे होते हैं। चलिए रीड करते हैं। अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ सिंगल बायर ऑफ अ प्रोडक्ट हु इज नॉट इन कॉम्पिटिशन
with other buyer for the product which he purchases and in which the entry into the market by other buyer is impossible। मतलब कोई दूसरा बायर वहाँ पर नहीं होता है। इसका एक पहला फीचर है सिंगल बायर, जो हम लोग मैंने ऊपर डिस्कस कर लिया। उसके बाद थर्ड वाला देखिए, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, सेलर इसमें बहुत सारे होते हैं और प्रोडक्ट जो होता है स्पेशलाइज्ड होता है। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल हम ऐसे दे सकते हैं, सपोज करिए मारुति उद्योग, ये कंपनी है जो कार बनाती है, तो हो सकता है रेडिएटर की ज़रूरत पड़ती है ही, और रेडिएटर उसको कई सारी कंपनीज़ या कई सारी फर्म्स उसको प्रोवाइड करती हैं, और उस जो वो रेडिएटर है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मारुति यूज़ करती है, वो और कोई कंपनी नहीं यूज़ करती। हुंडई भी वैसी वो तरीका रेडिएटर यूज़ नहीं करती है, होंडा भी वैसा रेडिएटर यूज़ नहीं करती है। तो मतलब ये स्पेशलाइज़्ड प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट है, वो सिर्फ़ मारुति उद्योग के हिसाब से बन रहा है, वो और कोई फर्म उसको यूज़ नहीं कर सकती। इसीलिए यहाँ पर जो बायर है वो सिंगल है और सेलर बहुत सारे हैं। तो आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग कुछ और डिस्कशन